वेलकम टू ई कक्षा दोस्तों। ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से एसएससी ट्यूब के सॉल्यूशन लेकर आए हैं और एसएससी ट्यूब के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लव सर की परसेंटेज सीरीज़ नहीं देखी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मतलब ये कमेंट सेक्शन में वो लिख रहे थे कि वो कैप बूस्टर सीरीज़ कहाँ गई, वो क्यों नहीं आ रही। तो वो कैप बूस्टर सीरीज़ जल्दी ही आ जाएगी, आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियोस दोबारा मिल जाएंगी, तो आप परेशान ना होएं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि CGL टायर 2 जो 2017 है उनके वर्ड्स भी इंक्लूड किए जाएं, तो उसके ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं। तो हम आज पहले शुरू करते हैं एसएससी ट्यूब के जो भी सॉल्यूशन है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने ये बोला था जो वीडियो थी उसमें कि ओपेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। तो 15 नहीं है, वो एक्चुअल में 14 मेंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपेक में 14 मेंबर्स हैं, ना कि 15। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और आज जो एसएससी ट्यूब के हम सॉल्यूशंस जो है करेंगे यहाँ पे, तो उसमें हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग में हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसमें ये पूछा है कि 9s 9a 3 इक्वल टू 27, ये एक तरह की हमें स्टेटमेंट दी है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें ये लिखा है 4s 3a 2 इक्वल टू 6। और जो हमें ढूंढ कर निकालना है उसमें हमसे पूछा है कि 5s 2a 5। इन दोनों के बिहाफ पे हमें इसका आंसर बताना है, तो इसी हिसाब से हम काम भी करेंगे। तो यार देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी लॉजिकली देखूं तो यार अगर मैं यहाँ पे एस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, और ए यहाँ पर ऐसा आना चाहिए कि जब मैं इसको 3 से रिलेट करूं तो यहाँ पे 27 आ जाए। तो अगर मैं 81 को 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, है ना। सेम वाला पैटर्न इसमें लगा के देखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 3। तो ऑब्वियसली पहले डिवीजन करते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 इंटू 9/3। तो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, और अगर ये वाला पैटर्न हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमारा कैसे आएगा, जरा उसको देखते हैं। 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा 6 आ गया। मतलब ये जो हमने मेथड यहाँ पर ट्राई किया है कि पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद डिवीजन, ये वेरीफाई हो रहा है। और जब ये एक जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो दोनों चीज़ों में अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेथड हमारा कंफर्म हो गया और हम इस जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसमें भी वो लगा सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम इस चीज़ को लगाएं, 5 इंटू 2, ठीक है, और उसके बाद ए का हमने क्या लिया था, ए सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, डिवीजन को, और एस क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यही हमारा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो है साइलोजिज्म के ऊपर बेस्ड। साइलोजिज्म में क्या होता है यार, दो तरीके होते हैं, एक होता है 150 और एक होता है वेन डायग्राम। तो 150 वाले मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और वेन डायग्राम भी बहुत अच्छा मेथड है। 150 के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ऑल सम ये सब दिख रहा हो तो आपके लिए करना आसान होता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके आ जाए तो आपको वेन डायग्राम ज़्यादा सूट करता है।
तो मैं इस टाइम पे अभी इसको 150 से करके दिखा रहा हूँ। और जिन बच्चों को 100 और 50 वाला मेथड नहीं आता है, देखो यार हमारे ऊपर होता है कि एग्जाम में हम किस मेथड से सॉल्व करें कि हमारा कम से कम टाइम लगे उस क्वेश्चन के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के ऊपर वेन डायग्राम से ही करना है, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे 100 और 50 ही लगा के मानेंगे। तो ये आपके ऊपर है। इस चैनल पे ई कक्षा के ऊपर आपको दोनों के दोनों मेथड सिखाए जाएंगे, जौन सा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल के ऊपर अलजेब्रा की सीरीज शुरू हो गई है, तो उसके लिए मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अब इस वाले मेथड के ऊपर आते हैं, साइलोजिज्म पे, और 150 से कैसे करते हैं वो देखते हैं। मेथड ना भी समझ में आए तो जब वीडियो प्रॉपर आएगी, अपलोड होगी, तो आप उससे भी देख लेना। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, क्या दी हुई है, ऑल पेजेस आर येलो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल येलो आर न्यूज़पेपर्स। तीसरी स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सम न्यूज़ पेपर्स आर तो जिन बच्चों को 150 वाला मेथड आता है वो ये जानते होंगे कि यहाँ पे 100 वैल्यू आ गई, ये हमारी इनकम है। स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम, और जो कंक्लूजन होते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पे 100 और यहाँ 50, यहाँ अगेन 100, यहाँ पर भी 50, और यहाँ पे 50, देन अगेन 50, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई है। अब कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। मैं एक बार कंक्लूजन लिख दूं यहाँ पे, सम नेशनल आर येलो, some newspapers are pages, no page is national। अब इनके ऊपर भी इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे ये है 50, 50, अगेन 50, 50, नो पेज इज नेशनल, 100, 100। तो सबसे पहले में अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। तो सम नेशनल आर येलो। अब देखो यार, इन दो स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी दो हैं, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी दो हैं जो नेशनल और येलो को ही इंक्लूड कर रही हैं। तो जैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है नेशनल और येलो, और इनमें क्या चीज़ कॉमन है, न्यूज़पेपर। लेकिन हमें इन दो को रिलेट करने के लिए एक 100 होना ज़रूरी है। मतलब जो कॉमन टर्म है, यहाँ पे भी न्यूज़पेपर है, यहाँ पे भी, इन दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी ज़रूरी है, तभी मर्जिंग पॉसिबल होती है। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को हम तभी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 50 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 50 है, इसमें न्यूज़पेपर कॉमन है, इसमें न्यूज़पेपर कॉमन है, दोनों की वैल्यू ही 50 है। अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू 100 होती ना, तो ये स्टेटमेंट मर्ज हो जाती। मतलब इन्हें इन जो दो स्टेटमेंट है इनको आपस में रिलेट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कॉमन टर्म है उनकी वैल्यू क्या दी हुई है, 50 और 50। तो यार ये पहली वाली स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गई। क्यों? क्योंकि मर्जिंग ही पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, सम न्यूज़पेपर्स आर पेजेस। अब मुझे कहाँ जाना है, न्यूज़पेपर से पेजेस के ऊपर। अब देखो दो स्टेटमेंट इन तीनों में से देखो जहाँ पे न्यूज़पेपर पेजेस है और कोई एक चीज़ इनके बीच में कॉमन होनी चाहिए। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट मुझे लग रही है, यहाँ पे भी न्यूज़पेपर है और यहाँ पे हमें पेजेस दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, येलो। और अब मर्जिंग पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे येलो की वैल्यू है 50 और यहाँ पे 100। दोनों में जो कॉमन टर्म होती है दो स्टेटमेंट में, उनमें से एक की वैल्यू 100 होनी ज़रूरी है, तभी हम मर्ज कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से अब यहाँ पर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन टर्म है इनमें से इसकी वैल्यू 100 हमको दी हुई है। तो हमसे पूछा क्या है कि सम न्यूज़पेपर और पेजेस। ठीक है भाई, न्यूज़पेपर पेजेस, न्यूज़पेपर से पेजेस पे जा सकते हैं। अगर हमारी इनकम 50 है तो हम एक्सपेंडिचर 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी यहाँ पे पेजेस की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर इनकम क्या है 100, तो क्या हम यहाँ पे 50 रुपये खर्च कर सकते हैं? 100 है तो ऑब्वियसली आराम से 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, 50 है तो 50 कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम 50 रुपये होती है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इनकम को शो करती है और जो कंक्लूजन है वो एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। तो जब हमारी इनकम 50 रुपये हो तो हम 100 नहीं खर्च कर सकते। 50 हो तो 50 खर्च कर सकते हैं, 100 हो तो 50 खर्च कर सकते हैं, और 100 हो तो पूरे 100 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। तो ये वाली सेकंड वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी आती है जो कंक्लूजन वाली हमारी स्टेटमेंट है, नो पेज इज नेशनल। तो हमें कहाँ जाना है? पेज से नेशनल की तरफ जाना है। ठीक है, ये रहा पेज, ठीक है, और इसमें ये है हमारा नेशनल। अब यहाँ पे दो जगह मर्जिंग करनी पड़ेगी। ये वाला तो चल जाएगा, इसमें जो कॉमन टर्म है अब इन तीनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ तो मर्जिंग हो जाएगी, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 100 है। ठीक, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन जो न्यूज़पेपर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी न्यूज़पेपर की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे मर्जिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ से पेज से नेशनल की तरफ जा ही नहीं सकते। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों स्टेटमेंट है पॉजिटिव और ये स्टेटमेंट है नेगेटिव, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? गलत। ये देखने में ऐसा लगता है आपको कि बहुत लंबा मेथड है, लेकिन जब आपको ये मेथड आ जाएगा, क्योंकि मैं इसे समझा रहा हूँ, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं मुझे पता है। तो मुझे एग्जाम में क्या करना है? बस सिंपली इन तीनों को देखना है और इनको देखना है और सीधा टिक मारना है। लेकिन जब समझाना होता है किसी को भी, तो ये सब लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे फास्ट मेथड है। अगर मान लो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो और भी ज़्यादा हो जाएगा ये आसान करना। तो अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, और ये मेथड आप सीख सकते हो, बहुत आसान है यार। ये देख के लग रहा है कि इतना सब करने की ज़रूरत है, जब एग्जाम में आपके सामने आएगा तो कई सारी जगह पे 150 वाला मेथड आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि नंबर, ये हमें दिया हुआ है, इसको लिखा गया है PSOZAP किसी पैटर्न के थ्रू। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टडी। जब ये वाला पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें वो बताना है। तो यार ये देखो, अगर मैं n को देखूं, पहले तो आपको ये जो है ना लेटर्स, इनके सबके नंबर जो हैं वो याद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में ये पहले 26 लेटर लिख रहे हो और उसके बाद आप उसके आगे नंबर लिख के और फिर ये सॉल्व कर रहे हो, ये दिमाग में होने चाहिए। तो यार n को देखते ही मेरे दिमाग में आता है 14 और इसको देखते ही p को 16, मतलब ये इससे 2 बड़ा है। ठीक है, लेकिन जब मैं अगले नंबर पे जाता हूँ 21, तो यहाँ पे भी 2 बड़ा आना चाहिए कॉमन, मतलब अगर हम वैसे देख के चलें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे 2 कम हो रहा है। अच्छा जी, पहले 2 बढ़ रहा है फिर 2 कम हो रहा है, तो सीरीज मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में अब आने लगी। फिर मैं m पे जाता हूँ, MNO, फिर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर अगले नंबर पे जाता हूँ तो फिर क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। जैसे मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो रहा है -2, ये +2, ठीक है, और ये -2। तो ऐसे +2 -2 करके सीरीज चल रही है। तो मैं सीधा यहाँ पर क्या करूँगा? s +2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, s क्या होता है? 19, 19, 20, 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? u। t, फिर 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। ठीक है, 2 माइनस कर दिया, 2 बढ़ाना है। अब फिर 21 में 2 बढ़ा दो, u v w। d में 2 कम कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा
बी, ठीक है, और फिर y में बढ़ा दो तो यहाँ पे आ जाएगा a। तो इस पैटर्न के ऊपर चल रहा था। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर इसको बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा URWBA। हाँ, तो ये आपका ए ऑप्शन है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज वाला दिया हुआ है, 4, 9, और ये क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है, 25, 64, 169, और इसके आगे का हमसे पूछा गया है कि जिस पैटर्न के ऊपर ये चीज़ काम कर रही है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या है। तो यार ये नंबर देख के 4, 9, 25, 64, 169, इनको देख के यार मुझे स्क्वायर लग रहा है, सीधा सीधा देखते ही पता चल रहा है। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लेकिन इनके बीच का गैप जो है मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। 5, ये सब देख के मुझे एक चीज़ जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 + 3 करता हूँ तो 5 आ रहा है ना। अभी स्क्वायर को बीच में नहीं डालते। 2 + 3 करता हूँ तो 5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर इन सब के देखूँ तो अलग अलग आएंगे, लेकिन 2 + 3 5, 5 + 3 8, इसको जोड़ो तो ये आ जाता है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ जाता है। 5 + 8 13। मतलब ये नंबर तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी 8 और 13, यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, और फिर क्या कर देंगे हम इसका स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 441। तो सीरीज़ वाला ये थोड़ा आसान था। आपको बहुत अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप रीजनिंग की बुक में देख सकते हैं, कई सारे सीरीज़ के अलग अलग पैटर्न होते हैं, और इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपका माइंड सेट उस तरह का हो जाएगा कि आप देख के इन्हें सॉल्व कर सकोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो इसमें पूछा गया है कि ए जो है, इसे लेफ्ट मान लेते हैं और इस वाले को राइट, होता ही है, मान क्या लेते हैं, लेफ्ट है और ये राइट है। तो ए क्या कह रहा है, ये जो है ये लेफ्ट से, इसकी पोजीशन है नंबर 10, और बी की क्या है 15, कहाँ से, राइट से। ए की ऐसे है और बी की ऐसे। और अब इसमें ये क्या क्या गए कि अगर ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करता है, ए यहाँ से उठ के अगर यहाँ चला जाए तो इसकी पोजीशन क्या हो जाती है 28, मतलब 20वीं पोजीशन हो जाएगी, कहाँ से, लेफ्ट से। तो हमें ये बताना है कि बी जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी क्या पोजीशन होगी। तो यार देखो ये कॉमन पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये लेफ्ट से 15 है और राइट से नहीं, ये राइट से 15 है और लेफ्ट से 28 है। तो मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल गया। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें पता कर सकते हैं। क्या होता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। तो 15 प्लस, या इसको ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, 15 राइट पोजीशन है ना, इसको ऐसे लिख लो 28 प्लस 15 -1, तो 35 - 1 34। टोटल नंबर ऑफ हमको स्टूडेंट्स पता चल गए कि कितने हैं। और अब हमें यह बताना है कि अगर बी यहाँ पर उठ के आता तो उसकी राइट से क्या पोजीशन होती। तो इसका क्या मेथड होता है, अगर हम इसको यहाँ से बताएं 34, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं उसमें 1 जोड़ दो, और जो लेफ्ट पोजीशन है वो मैं इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास राइट तो आ जाती है। तो 35 - 10 ये आ जाएगा हमारा 25। तो बी जब उठ के यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो बी की राइट से क्या पोजीशन हो जाएगी 25th फ्रॉम राइट। तो यही हमारा जो था इसका आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी। और तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है और आप और भी ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी ट्यूब के मॉक टेस्ट देते रहिए। प्री में जो है उसके लिए आपको रीजनिंग के ऊपर पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। और इसके बाद हम बाकी जो इंग्लिश और जीएस के हैं वो भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप ई कक्षा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा हमें टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके इसके ऊपर सारी वीडियोस आती जाएंगी एक एक करके। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपका सिलेबस जो है एग्ज़ाम से पहले वो पूरा करा दें। सो थैंक यू दोस्तों। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं जीएस और इंग्लिश का सेक्शन। हेलो गाइस, वेलकम टू ई कक्षा। ई कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, एसएससी ट्यूब के जितने भी वीकली मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, जो सबके लिए फ्री होते हैं, आप में से कोई भी अगर उसको देना चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज़ के अंदर हम लोगों का जो इस वीक का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू ई कक्षा। और हम लोग बहुत ही जल्द और भी नई सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये है जीएस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से बोला गया है क्या, आई एम यूजिंग दिस बिकॉज क्वेश्चन आप लोगों को तो स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा बट मुझे नहीं दिखेगा, सो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया दैट हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमारी जो लोकसभा है, वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें लिखना चाहिए हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। हो सकता है किसी और कंट्री की भी लोकसभा हो, दो वहाँ पर भी हाउसेज हो, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा का फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन था। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का हेड रहता है और वही सारा के सारी जो कार्रवाई होती है लोकसभा की वो करवाता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि हु वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसका आंसर है जीवी मावलंकर, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए दे रखा है। लेकिन हमसे डेप्यूटी स्पीकर पूछा गया। डेप्यूटी स्पीकर वो होता है जो स्पीकर की गैर हाजिरी में, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, वो स्पीकर का रोल प्ले करता है, यानी वो कार्रवाई करवाता है। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज M.A. अयंगर। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर अब क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, दैट पीएम मोदी रीनेम्ड 3 आइलैंड्स। उन्होंने 3 आइलैंड को रीनेम करा है। द अर्लियर नेम ऑफ द आइलैंड वर रोज, नील एंड हैवलॉक। ये 3 आइलैंड थे, रोज, नील और हैवलॉक। इनको उन्होंने रीनेम करा है। तो ये आइलैंड जो है वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं? ये लक्षद्वीप के अंदर आते हैं, अंडमान निकोबार के अंदर आते हैं, मुंबई के अंदर आते हैं, या फिर दमन एंड दीव के अंदर आते हैं? सो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स, जिनमें श्री सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर काफ़ी एक्टिविटीज़ करी थी। आज़ाद हिंद फौज भी जो है वहाँ से वो ऑपरेट करते थे, और उन्हीं के नाम पर ये 3 आइलैंड्स का नाम रखा गया ना। इसमें तो आंसर रहेगा अंडमान एंड निकोबार, लेकिन हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि इनमें से किस आइलैंड का नाम क्या रखा गया है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। जो रोज आइलैंड है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ही रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। जो दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है नील, जो अर्लियर नेम था इसका नील, इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और जो लास्ट आइलैंड है जिसका नाम है हैवलॉक, जहां पर काफ़ी जेल वगैरह भी बनी हुई है, जहां पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, उसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। और ये बहुत प्यारा आइलैंड है, आप लोग जाकर देखना। मेरा दोस्त यहाँ पर गया था अभी। तो ये इन आइलैंड्स के नाम है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जीएस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि स्ट्रेट क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रेट। तो ये हिंदी में अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जल संधि। देखो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब एक ऐसी जगह होती है, फिर एक ऐसा नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को मिला है। जैसे मान लो ये एक आइलैंड है, या फिर ये एक लैंड मास है, ये भी एक लैंड मास है,
और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, बड़ा ओशन सा है, और यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है ना। इन दोनों पानी को अगर यहाँ पर भी लैंड होती तो ये दोनों सेपरेट हो जाते, बट ये जो छोटा सा पास है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं जानना हम लोगों को कि स्ट्रेट है, इसके अलावा हमें एक और चीज़ दे रखी है इसके अंदर। अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ दे रखी है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए के अंदर बोल रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है हमें वो दे रखा है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। तो यार अगर नैरो पीस ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस होता है, मान लो कि यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पर लैंड है और बड़ा सा एरिया है, एक पूरा का पूरा मान लो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर भी लैंड है, तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं इस्थुमस। तो जैसे स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट दो अलग अलग लैंड बॉडी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उसी तरीके से दो लैंड बॉडीज को जोड़ने वाला कहलाता है इस्थुमस। और इधर भी मान लो वाटर है, बिकॉज अगर यहाँ पर भी लैंड होगा तो फिर इस इस्थुमस का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, तो इस साइड दोनों साइड वाटर रहता है। सो दिस काइंड ऑफ लैंड मास इज कॉल्ड इस्थुमस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एंड ई कक्षा पे आप लोग अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की मैं बहुत जल्द सीरीज लाने वाला हूँ। पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डील करेंगे। एसएससी क्या, उसके अलावा भी जितने एग्जाम्स हैं उनमें हम लोग इकोनॉमिक्स को इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में बोला गया क्या था, डिमांड कर्व फेजिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज। तो किसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व कैसा होगा। डिमांड कर्व क्या होता है हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज में सीखेंगे ही, लेकिन किसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पहले ही हम लोग जान लेते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म यानी एक ऐसा फर्म होता है, एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन हो। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और सिमिलर प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और जितने भी बायर्स हैं वो उसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इस तरीके की मार्केट में आप खुद सोचो यार कि इतने सारे अगर सेलर हैं और इतने सारे बायर्स हैं, तो क्या कोई सेलर अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट का रेट लगा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा रेट देने लगा तो दूसरे वाला कम रेट पे दे देगा, या फिर दूसरे वाला अगर कम रेट पे दे रहा है तो बाकी लोग भी अपना रेट कम कर देंगे। सो ऑब्वियसली वहाँ पर जो मार्केट की फोर्सेज होती हैं वो रेट डिसाइड करती है, ना कि कोई पर्टिकुलर सेलर या पर्टिकुलर बायर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ जो मार्केट फोर्सेज है वो रेट डिसाइड करती है। और इस तरीके के केस में आप लोग खुद सोचो, क्या कोई प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट का जो प्रोडक्ट का रेट है वो डिसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका रेट मार्केट डिसाइड कर रही है, और जब मार्केट प्रोडक्ट का रेट डिसाइड कर रही होती है तो प्राइस उसका चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्राइस चेंज हो ही नहीं सकता, उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके का एक कर्व बनता है, यहाँ पर रहती है क्वांटिटी, यहाँ पर रहता है प्राइस, और प्राइस जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, क्वांटिटी चेंज होती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। प्राइस आप लोग देखोगे इस पॉइंट के ऊपर आकर, मान लो इसको P0 मान लो, इस पॉइंट पे प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी अपने आप चेंज होती रहेगी। वो ना कोई बायर चेंज कर सकता है, ना ही कोई प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है इंडिविजुअली, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पर हैं। और इस तरीके के कर्व को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कर्व। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बायर ज़रा सा भी प्राइस चेंज कर देगा तो वो मार्केट से आउट है, यानी ज़रा सा चेंज इन प्राइस उसकी पूरी की पूरी डिमांड को खत्म कर देगा। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी की भी हम लोग बहुत जल्दी सीरीज लाने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से बायोलॉजी यहाँ पे कवर की जाएगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट इज कॉल्ड। जो एक प्लांट है, एक पौधा, उसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है उसको क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, विच इज फिलोटैक्सी और फाइलोटैक्सी। कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, डजेंट मैटर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मूवमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट। लेकिन इसके अलावा भी दो ऑप्शन दे रखे हैं और ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है उनका क्या मीनिंग है। जैसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फोटोटैक्सी। तो यार फोटो जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब लाइट है, और जब भी आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जब भी हम लोग फोटो खींचते हैं तो एक कैमरे से फ्लैश होता है जिसको लाइट हम लोग मानते हैं। सो फोटोटैक्सी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स या
अवे फ्रॉम लाइट. सो दिस इज कॉल्ड फोटो टैक्सी. तीसरा ऑप्शन जो हम लोगों को दे रखा है दैट इज फाइटो टैक्सी. तो यार फाइटो टैक्सी जो होता है उसका मीनिंग होता है द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो फाइटोटैक्सी मीन्स द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. तो गाइस अब इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे आज. तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, दैट अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर. मतलब किसी की बात हो रही है यहाँ पर, उसको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा था बट समवन एल्स वाज अनहैप्पी अबाउट इट. तो यहाँ पर जो मेटेड है इसका मतलब है जो उसको ट्रीटमेंट दी जा रही थी. रोजर, अब ये रोजर जो है कोई और है जो किसी और की ट्रीटमेंट किसी और को मिलने वाली ट्रीटमेंट से अनहैप्पी है. डैश डिमांडेड जस्टिस. अब यार आप एक चीज़ देखो, अगर आप किसी चीज़ से अनहैप्पी हो तो आप उसको जोश से फुर्ती से आकर उस चीज़ को रिटेलिएट करोगे, जैसे कि अभी हमारी इंडियन फोर्सेस ने करा है, या फिर आप उसकी तरह बैठ जाओगे किसी कायर की तरह, जैसे कि इस टाइम पाकिस्तान वाले बैठे हुए हैं. ऑब्वियसली आप लोग उसको, क्योंकि इंडिया से हो, आप लोग फोर्सफुली उस चीज़ को कहोगे. और यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है ऐसा ऑप्शन, क्लैमरसली, जो कि सही ऑप्शन बनता है. इसका मतलब होता है कि पूरे जोश के साथ आप लोगों ने वो चीज़ कही है. बाकी जो तीनों ऑप्शन है विच इज़ ब्लैटेंटली और सबड्यूली और हशडली, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कहीं ना कहीं डिमनेस को या फिर आप कह लीजिए एक तरीके के समर्पण को शो करता है. यानी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो उस चीज़ के बारे में. सबड्यू का तो मीनिंग ही होता है किसी के सामने हार मान जाना या शांत हो जाना. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. ये नरेशन का क्वेश्चन है. इसमें हमें एक डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. उसके रूल्स में आप लोगों को यहाँ पे कक्षा पे करवाऊंगा. थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दो, बिकॉज मुझे ज़रा सा और टाइम चाहिए अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए. उसके बाद इंग्लिश की वीडियो धड़ा आएंगी. और आप लोगों ने जो CPO वालों ने बोला था कि यार इंग्लिश की वीडियोज़ डालो, आई प्रॉमिस कि हम लोग उसकी वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे. एंड प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लो. तो क्वेश्चन बोला गया क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू. और रिपोर्टेड वर्ब है वो है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है शी सेड टू हिम इन अ काम वॉइस. तो यार जो काम वॉइस है ये हम लोगों की इनडायरेक्ट में भी रहेगी ही रहेगी. तो ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर कीप क्वाइट कामली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कामली नहीं आएगा, बिकॉज ये जो कामली है ये उसकी स्पीच के लिए नहीं, ये उसके एक्शन के लिए डिनोट हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए तो चला जाएगा. दूसरा जो ऑप्शन है शी सेड कामली, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो आई शैल दिया हुआ है, तो सेड जो है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आ रहा है और वो पास्ट टेंस के अंदर है. अगर वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते हुए वो भी पास्ट में हो जाएगा. और शैली हो या विल हो उसका पास्ट वुड हो जाता है. शुड जो है वो कंपल्शन के लिए यूज होता है. तो वुड जो है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिख रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोगों का सही हो जाएगा. मैं बाकी सेंटेंस पढ़ूंगा ही नहीं जब मेरे वर्ब से काम हो रहा है. बाकी सेंटेंस तब पढ़ने का होता है जब हम लोगों का वर्ब से काम ना हो रहा होता. तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 27 एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है. SSC ट्यूब वालों ने काफ़ी लंबी एरर दे रखी है इसके अंदर. मींस बहुत लंबा सेंटेंस है, बट जितना लंबा सेंटेंस होता है आप लोग एक बात याद रखना, आप लोगों का जब भी पेपर हो कोई भी लंबा सेंटेंस होगा तो उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि एरर ढूंढना उतना ही आसान होगा. क्योंकि SSC आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम खराब करो. जितना छोटा क्वेश्चन रहता है, जितना छोटा सेंटेंस रहता है, उसमें एरर ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द गवर्नमेंट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द कमिंग डेज विच गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड. आप लोगों को पता ही होगा जिस तरीके से पुलवामा हमले का जो गवर्नमेंट ने जवाब दिया उसी के ऊपर ये सेंटेंस है. सो पहला जो पार्ट है उसके अंदर कोई एरर नहीं है. फ्यूचर के अंदर ज़्यादा सेंटेंस विच मे रेंज फ्रॉम प्रोहिबिटिंग इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है. टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन सम ऑफ देम और ऑर्डरिंग, यहाँ तक भी ठीक है. लेकिन जो आप लोग डी वाले पार्ट के अंदर आओगे दैट शिपमेंट्स हैज़ टू बी रूटेड बाय डेजिग्नेटेड पोर्ट्स. यार ये जो शिपमेंट्स है ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो ये जो हैज़ है ये इसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये हैज़ इसके लिए यूज़ हुआ है. तो अगर हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी. तो यहाँ पे हैज़ की जगह आएगा हैव. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा.
अगला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कभी कभार होता है कि ईडियम फ्रेज हम लोगों के ऐसे आ जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़े नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑप्शंस को देखते हुए किस तरीके से हमें तुक्का लगाना है, तुक्का क्या है उसको किस तरीके से गैस करना है, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। जो ईडियम हमें दिया गया वो है स्लिप थ्रू द क्रैक, यानी एक क्रैक में से स्लिप हो जाना। मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे नहीं करनी चाहिए, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मान लो यार एक टेबल है, उसके अंदर एक क्रैक है, उस क्रैक के अंदर अगर आपने उस टेबल के ऊपर मान लो पानी डाल दिया, तो क्या पानी उस क्रैक के ऊपर रुकेगा? नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली उस क्रैक में से फ्लो होता हुआ नीचे चला जाएगा। और जितना पानी उस क्रैक में से फ्लो होता हुआ नीचे चला जाएगा वो आप लोगों को दिखेगा नहीं, यानी यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस द वाटर विच वेंट थ्रू द क्रैक। जो क्रैक में से चला गया वो पानी अब आप लोगों की नोटिस से बाहर हो गया। और यही ऑप्शन नंबर ए है, टू नॉट टू बी नोटिस्ड और डेल्ट विद बाय सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें आपको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस केस के अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग अपना माइंड यूज़ करके अलग अलग ईडियम फ्रेजेस जो हम लोगों ने नहीं भी पढ़े हुए हैं उसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का है। इसके अंदर आप लोगों को एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो दे रखा है, उसको पैसिव वॉइस के अंदर करना है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यार ये बता दूं कि ये जो चारों के चारों ऑप्शन है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार आया हुआ है ये। इसकी जो करेक्ट पैसिव वॉइस बनती है वो बनती है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। एक्टिव पैसिव के रूल्स मैं आप लोगों को ई कक्षा पे करवाऊंगा आगे। सो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यार ये तो यहां पर आ गया है, लेकिन अगर आप चारों के चारों ऑप्शन देखोगे अब इसके बाद बाय वन आ भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। तो बेसिकली जो जनरल डूअर होता है वन का मतलब कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो यार अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये सही इसका पैसिव वॉइस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय अस, यहाँ पर अस तो आया ही नहीं, कहीं वी हम लोगों को सेंटेंस में नहीं दिखा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है वंस प्रॉमिस हैज़ टू बी केप्ट, अब हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, शुड कंपल्शन को शो करता है। थर्ड सेंटेंस इज अ प्रॉमिस शुड हैव बीन केप्ट, अब हैव बीन प्रेजेंट सॉरी जो हैव बीन है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, वो यहाँ पर यूज़ होगा नहीं। और जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी, उस ऑप्शन के अंदर दे रखा है अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से अगर हम लोगों को चूज करना होगा तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, बिकॉज वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट की जगह यहाँ पे वंस की जगह आ प्रॉमिस आ गया, तो इन्होंने एक जनरल प्रॉमिस ले लिया उसको। ऑब्वियसली आई एम सेइंग कि एक सही नहीं है, लेकिन चार ऑप्शन में से चूज करना होगा मुझे। पेपर के अंदर मैं भीम तो बनूंगा नहीं कि अपनी तरफ से 5 ऑप्शन लगा के वहाँ पर स्क्रीन के अंदर छेद करके वहाँ पर टिक करके आऊँगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है, नॉट द राइट। सो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन से। और पहला ही क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का 12 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार, मेरा फेवरेट। क्या है आपको साइड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसे है कि 1 × 2 + 2 × 3 और इस टाइप की एक सीरीज बना दी गई है, और ये कहाँ तक है 99 × 100 तक। और हमें क्या कहा गया है यहाँ पर कि अगर इस सीरीज को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। मैं होता तो इस क्वेश्चन को सीधा ही डायरेक्ट कैसे करता कि डायरेक्ट 0 लगाता, ये नहीं कि 0 ऑप्शन में है तो मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि करते क्या हम बच्चे, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया 1 या 0 ऑप्शन में है तो या 0 लगा देंगे या 1, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इस टाइप की सीरीज आ जाए कभी भी तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर देखने, जैसे कि ये 2 है, 1 × 2 कितने, एक टाइम पे 2 नंबर, तो क्या करना है हमें, सीधा लिखना है, इसका सम होगा 99 × 100 इंटू इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 101, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इससे पीछे वाला नंबर क्या है, इससे पीछे वाला क्या होगा 0, जैसे 1 2 3 है तो ये क्या होगा 2 1 0। अगर यहाँ होता ऐसे होती कोई एक सीरीज 1 × 3 + 3 × 5 तो यहाँ क्या लेते, तो यहाँ -1। तो देखिए तो क्या माइनस करेंगे 0
इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये कितने का गैप है इन दोनों नंबर के बीच, यहाँ कितना गैप, 1 का, तो 1 इंटू, एक टाइम में कितने नंबर ले रहे हैं हम, 3, तो 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा समझा देता हूँ कैसे ये इसका सम होगा। कभी भी हो इससे एक नेक्स्ट नंबर लेना 99, 100, 101 और एक इससे पीछे वाला, इससे क्या होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, और ये क्या है 1 मल्टीप्लाई में जो इनका गैप है, तो इसका सम क्या होगा 99 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना 33 इंटू 100 इंटू 101, और इस सम को हमें 55 से डिवाइड करना है, तो 55 से करेंगे तो 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो रिमाइंडर क्या 0, तो आंसर हमारा क्या 0 और ऑप्शन बी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है, बिना पेन रखे करने भाई ये क्वेश्चन, सभी जो बता रहा हूं ना, ये एक ट्रेपीजियम है और इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये एंगल 30, ये 45 और ये साइड 12 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पिछला टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन करवाए थे कितने आसानी से, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। माइंड इसी तरीके से चलना चाहिए आपका एग्जाम में भी। इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन रखे कर सकता हूं, आपको भी कैसे करना है ये देखिए। सब कुछ ही आपके माइंड में ड्रॉ होना चाहिए। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, 30 के सामने वाली साइड क्या 1, ये 1, तो ये कितनी √3, ये आपको हम करवाएंगे I10 डिस्टेंस में। आपने किया भी होगा, नहीं किया तो ई कक्षा फॉलो कीजिए, वहां करवाएंगे। तो ये कितना होगा 2 किसके बराबर 12 के बराबर, तो 1 किसके बराबर 6 के, तो ये साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ये कितनी आ गई 6√3, ये 5 तो ये 5, हाइट 6 तो ये 6, 45 का मतलब क्या, ये 6 तो ये 6। एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा 6, 5, 11, 5, 16 प्लस 6√3, 16 प्लस 6√3 इंटू हाइट आपने यहां से निकाली थी 6, 2 ये 3 बार, और यहां निकालेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा सी। इसको जब सोल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू जब आप यहां पर डाल रखेंगे। अब कैसे बिना पेन रखे करेंगे, माइंड में ही करना है। ये 12 सीधा मुझे पता 30 है, तो हाइट कितनी होगी यहाँ पर 12 का आधा 6, और ये 6√3, ये भी 6 तो ये 6, 5, 11, 5, 16 और 6√3, और सीधा मतलब बहुत कम पेन का यूज करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसी तरीके से बच्चे बोलते हैं सर SSC ट्यूब का टेस्ट बड़ा ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा आपको मानता हूं पेपर में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, बिल्कुल आसान रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 38 आपका ये रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC कोई एक ट्रायंगल है जिसमें D और E इसके मिड पॉइंट है, AB और BC के, P कोई एक पॉइंट है AC पर, और M और N कोई पॉइंट है AP और PC पर। हमें तो DM रेशो MN EN फाइंड आउट करना क्या है। देखिए फिगर आपको बनानी है, जैसे ही पढ़ते ही आपने फिगर बनाई, ये लीजिए सर। AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है D, ये A, ये B, ये C, और क्या बोला था AC का जो मिड पॉइंट है, AC पर कोई एक पॉइंट है P, AC पर एक कोई पॉइंट है P, और इसका मिड पॉइंट क्या है, AP का M मिड पॉइंट है, और PC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है N, और BC का हमें मिड पॉइंट क्या दिया था E।
सभी के मिड पॉइंट देते ही मुझे याद आना चाहिए कि यहाँ पर तो सिमेट्री लगानी है, सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको मिलाइए इससे, दोनों मिड पॉइंट हैं। दोनों मिड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी 2। इसी तरीके से ये मिड पॉइंट इससे मिलाएगा तो अगर ये 1 होगी तो ये 2, ये पहले ही 2 है तो ये कितनी 1, तो इनका रेशो क्या सीधा 1:1। बस आपको थोड़ा फिगर बनाते ही सीधा क्या करना है 1:1 लिखना है। 1 2 ये 2 तो फिर ये क्या कितनी 1, क्योंकि हमें पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, यहाँ पर आपको पता ही है दोनों साइड पैरेलल और ये इसके मिड पॉइंट, तो ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। HCF हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन क्या है 45 इंटू x² - 5x + 4 और दूसरी क्या है 60 x² - 8x + 60 प्लस कितना 16। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो हाईएस्ट है। सबसे तो पहले इनमें देखिए 45 और 60 में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कितना 15। इसको मैं अगर इसके फैक्टर करूं तो क्या होंगे 4 मल्टीप्लाई करने पर x को ऐसे दो जिनका सम कितना हो 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो सम 4, यानी -4 - 1x, तो इसके क्या होंगे x - 4 और x - 1 इसके फैक्टर होंगे। इसी तरीके से इसके फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को 16 कब, और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए 4 8, तो ये कितना -4 - 8 आना चाहिए, तो -4x तो ये कितना इसके फैक्टर x - 4 ये कैसे हुए, ये आप मैं एक कक्षा पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाऊंगा कि इनको इतनी जल्दी कैसे लिख सकते हैं इसके फैक्टर को सीधा x - 4 तो कॉमन क्या x - 4, तो 15 इंटू x - 4 और ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो बड़े जल्दी और बड़े आसानी से हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और एक काम और करना है, ई कक्षा को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे हम सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 45। क्वेश्चन नंबर 45 बड़ा ही आसान क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये आसान कैसे, किस एंगल से आसान तो लगता ही नहीं। सिर्फ अगर मुझे इस क्वेश्चन को सीधा करना हो तो मैं देखते ही इसको लगाऊंगा 16:2 करते 8:1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है AB, सीधा ही बता दिया मैंने, तो ट्रेन AB है, कोई एक ट्रेन है और एक टनल है। टनल के दो एंड हैं A और B, यानी कोई एक टनल है, इसके अंदर कोई यहां पर कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट C मान लीजिए, यहां पर कोई डॉग है वो बैठा है और इस टोटल की लेंथ हमें कितनी गिवन है 16, कितनी 16, और AC जो ये AC है इसकी लेंथ कितनी है 7, तो इसकी कितनी होगी 9। ठीक है, यहां पर कोई एक ट्रेन है, ये T ट्रेन है, मान लेता हूं ये कितनी दूरी है इससे x। डायरेक्ट कैसे करना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा 8:1 इनका रेशो स्पीड का ट्रेन का और इसका जो डॉग का स्पीड का रेशो बताना हमें। तो मैंने तो सीधा बिल्कुल ट्रिक है इसकी, ट्रिक क्या बेसिक करने के बाद आपको अपने आप ट्रिक बन जाएगी।
ये जितनी जो टनल की लेंथ है उसको लिखिए, और ये जो दोनों डिस्टेंस है टनल के दोनों एंड, जहां पर डॉग बैठा हुआ है उससे एक एंड पर और दूसरे एंड पर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लिखिए। कितना? 9 - 7 8:1। ये आया कैसे ये भी बता देता हूं। अब आप एक बात बताइए मुझे, यहां से जब ट्रेन चलेगी और यहां पहुंचेगी ए पॉइंट पर, यहीं से डॉग भागेगा, जो कुछ भी चलेगा, तो इसे कहां पर मिलेगा? ए पॉइंट पर। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो सेम टाइम है, सेम टाइम चल रहे हैं, ये इतने ही टाइम में ये ट्रेन यहां से यहां तक पहुंच रही है, और इतने ही टाइम में जो है डॉग ए पॉइंट पर पहुंच रहा है, यानी टाइम कांस्टेंट है। जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्पीड के। यानी जिस रेशियो में मैं बात करूं, जो डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में उनकी स्पीड होगी। तो एक बात बताइए, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी यहां तक ट्रेन? हो गया सर हमारा डिस्टेंस, पहली बार में जब डॉग इसे यहां पे मिलेगा, और जो डॉग है वो कितना करेगा? 7, और स्पीड का रेशियो क्या होगा? x/7। अब दूसरी इक्वेशन सिचुएशन देखिए कि जब डॉग इस साइड भागना स्टार्ट करेगा तो इसे बी पॉइंट पर मिलेगा ट्रेन को, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगी? ये पूरा 16 + x, और डॉग कितना चलेगा? 9। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ये जो डिस्टेंस है x, जो ट्रेन ने यहां पर चला ए पॉइंट तक, इसे एलिमिनेट करना है। डिफरेंस लूंगा तो x से x कैंसिल, ये 16 और ये कितना? 2, यानी 8:1, और ये ट्रिक होगी। मतलब पहले कर रखा तो आपके लिए 1 सेकेंड का क्वेश्चन, अगर पहले इस क्वेश्चन को नहीं कर रखा या समझा नहीं आपने कभी, तो मतलब महाभारत हो जाएगी आपके लिए क्वेश्चन। तो देखिए कैसे, एक बार और समझे वीडियो को पॉज करके। तब तक बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं, लेकिन आपको भी ऐसे ही एग्जाम के अंदर ऐसे ही फास्ट करना है, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन ये 45 था, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हमें गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, a² = 1 - 2 sin x cos x अपॉन 1 + 2 sin x cos x, और हमें बताना है टेंजेंट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। टेंजेंट x हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका तो है, यहां पर एक को हम क्या लिख सकते हैं? sin² + cos², उससे एक sin x cos x का फॉर्मूला बनेगा, वहां से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आसान क्या है, यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर 45 वैल्यू पुट कर दूं, x = 45 डिग्री, तो sin 40, ये a² क्या होगा? a² = 1 - 2 × sin x, sin 45 1/√2 × cos 45 1/√2, 1 + 2 × sin 45 √2, और ये 1/√2। √2 से मल्टीप्लाई होके ये कैंसिल, इस पूरे से ये कैंसिल, पूरे से ये कैंसिल। अगर 1 - 1 तो हमारा a² क्या आ गया? 0, और मैं क्या कह सकता हूं? a भी 0 है। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में आप, और यहां पर टेंजेंट 45 देखिए क्या होगा हमारा? टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें सिर्फ 1 बने। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए आप, पहले ऑप्शन में अगर मैं
ए की जगह 0 वैल्यू पुट करूंगा तो ए स्क्वायर यानी 0 + 1 अपॉन 0 - 1, तो ये क्या आएगा -1, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन देखिए 0 + 1 और 0 - 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए सी ऑप्शन 0 + 1, ए की जगह 0 और 1 - 0, यहाँ पर 1 जो है पहले 1 - 0, यहाँ पर क्या बन रहा है वैल्यू 1 बन रही है, टेंजेंट 45 1, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई। इसे मतलब 5 सेकंड लगेंगे। जब आपने एक बार सोचा ना 45 डाली, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और ये ए कितना बना 0, ऑप्शन में 0 पुट करेंगे तो आपको सिर्फ सी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही ऑप्शन डी में 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आएगा क्या -1, जो कि हमें होगा ही नहीं क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू तो 1 है। इसी तरीके से करना आपको, और ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी कि ऐसे करना है, तो ये कक्षा को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन है 54, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन और बेसिक से होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसकी इन रेडियस जो है वो है कितनी गिवन हमें 4 सेंटीमीटर। ये होगी सर 4 सेंटीमीटर इसकी जो रेडियस, और आगे क्या गिवन है, ये है पॉइंट डी, BD जो हमें गिवन है 8 और ये है 6। हमें जो फाइंड करना है AB की लेंथ और AC की लेंथ फाइंड करनी है। किस तरीके से करेंगे, ये BD 8 तो हमारे पास ये पॉइंट F मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं, तो ये कितना होगा 8, क्योंकि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट यानी सेम। इसी तरीके से ये 6 तो ये कितनी 6। अब जो AF होगी वही क्या होगी AE। तो करेंगे कैसे, एक तरीका तो ये है कि आप ये जो तीनों ट्रायंगल हैं इस पॉइंट को मान लेता हूं O, AOC का एरिया और BOC का एरिया और AOB का एरिया, तीनों का एरिया किसके ट्रायंगल के इक्वल रख देंगे ABC के। उसमें क्या करिएगा, यहाँ पर इसे कुछ भी मान लीजिए x, ये भी x। ये थोड़ा हाँ लेंथी हो जाएगा जो कि एग्जाम के उससे पर्पज से सही तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो यही करना पड़ेगा हमें। पर एक और इसमें आप देख सकते हैं, आप पहले ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, AB की लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, BF अगर 8 है तो ये भी कितना 8 और ये भी कितना 8। अब आप देखिए ये क्या होगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल 14 14, तो ये क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। ये देखिए ये वाला, ये BFC, ये 8, ये कितना हमारा 6 सॉरी 14, BC जो है 14। और यहां से R = ट्रायंगल बाय S, यहां से हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर ये इक्वल आ गया, ये साइड इस फॉर्मूले में फिट होगी तो हमारा मतलब ऑप्शन सही है। ये 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी परपेंडिकुलर कितना होगा, ये कुछ पॉइंट में आएगा, यहाँ पॉइंट में आएगा, और इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू जो हाइट होगी वो पॉइंट में होगी, और पॉइंट में तो फिर होगी तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, क्योंकि x जो होगा वो 14 14 28 और 16 44 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कटेगा नहीं, तो इससे ये ऑप्शन तो होगा आपका कैंसिल। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, ये जब आप एग्जाम के अंदर करेंगे तो बड़े जल्दी जल्दी सोचोगे और इसी तरीके से करना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 15 और 13। 15 का मतलब क्या है कि AF जो होगी वो 7 सेंटीमीटर और ये भी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसे R = एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय S में पुट करके देखूं, रेडियस कितनी है 4, S कितना होगा 14 और 13 27 और 15 42 डिवाइडेड बाय 21, और इस पूरी ट्रायंगल का एरिया इरोन्स फॉर्मूला लगाइए, आप पता ही चल जाएगा, √21 इंटू
साइड कितनी है 14, ये कितनी होगी 14, ये 13 और ये 15, 21 बोले तो 6, 7 और 8। ये कैसे आया s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा 21 इंटू 21 और ये कितना 16, ये 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 21 से 21 काटिए, 8 दूनी 16, 2 से 3 और 7 तिया 21, यानी इक्वल हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये एक तरीका, मतलब अगर आप पजल हो जाएं तो एग्जाम में कुछ समझ ना आ रहा हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, बेनिफिटेड और कम समय लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा 54, तो अब है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ab रूट 2 प्लस b स्क्वायर, और हमें गिवन क्या है m इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और n क्या है ए बी रूट 2। कैसे करेंगे देखिए, एक तो तरीका भाई इसका स्क्वायर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा फेवरेट ऑप्शन का तरीका, एक तो आपका इसमें सॉल्यूशन में दिया ही हुआ है, दूसरा तरीका ऑप्शन से। ऑप्शन से हम कितने जल्दी और कैसे कर सकते हैं देखिए। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ रूट 2 है, वैल्यू मान लेता हूँ मैं, कुछ भी आपका जो मन करे वही वैल्यू मानिए। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू मान लेता हूँ 1, बी की मान लेता हूँ रूट 2। बी की रूट 2 क्यों मान रहा हूँ, इसलिए मान रहा हूँ कि जब b को मैं इससे रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रूट खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं करिए कैसे करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 3, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी देखिए a इंटू बी इंटू रूट 2, तो ये कितना आएगी हमारे पास आएगा m3n2। अभी इसे देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पर a की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 1 और रूट 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 4, a स्क्वायर 1 माइनस इसे b की जगह 1 और ये पुट करेंगे रूट 2 तो कितना 2 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हमारा कितना आ गया 4 1 5 और 2 से 2, यानी हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें m और n की अगर ये वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा हमारा 5। देखिए पहला ही ऑप्शन m प्लस n कितना 3 प्लस 2 5, और हमारा यहाँ भी कितना था 5, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई। इसी तरीके से दूसरे तीसरे और चौथे में करेंगे तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देख लीजिए, ट्राई भी कर लीजिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जल्दी करने का तरीका, और पेपर भाई बहुत ही अच्छे लेवल का, मतलब अच्छे लेवल का क्या, आपके बेसिक्स को, जिसने पेपर सेट किया वो आपके बेसिक्स को चेक करने की कोशिश कर रहा है कि, क्योंकि आजकल आपने देख लिया 17 मेंस में बेसिक्स, और बेसिक्स कौन करवा रहा है, बेसिक्स करवा रहा है ई कक्षा चैनल, तो उसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कल गिवन है, एक ये यानी आपको इन सर्कल की जो है रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है कितनी 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है वो, देखिए भाई इसे टच कर रही है यहाँ पे, इसे कर रहा है टेंजेंट, ये होगी सर हमारी टेंजेंट, और यहाँ पे एक सर्कल है C3 सर्कल, ये होगा C1, ये सर C2
और ये सर्कल है सर C3 और हमें इसी की रेडियस फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है? एक तो आप क्या कर सकते हैं, जो इसमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है बेसिक, और इसका ही रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूं जो हमेशा याद रखना है। ये डायरेक्ट रिजल्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एसएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। इसकी रेडियस निकालनी है, यानी 1/√C3 इज इक्वल टू 1/√C1 प्लस 1/√C2। कभी भी इस थर्ड सर्कल की रेडियस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/√C3 और इन दोनों को रूट में ले लेंगे, 1/√C1 1/√C2। तो यहां पर करेंगे तो क्या होगा, 9 का रूट करेंगे यहां पर 1/√9, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 और ये क्या होगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो हमारा आ गया यहां पर लिखता हूं मैं 1/√C क्या आ गया 5/6। अब इसको पलट के स्क्वायर कर दूं तो C² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, ये कितना 36/25, और 36/25 कितना होता है 1.44, और ये हमारा ऑप्शन सी। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बड़े मतलब थोड़ा हाँ दिमाग लगाइए, ऑप्शन से जाइए या कुछ और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए।